हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने क्लास नाइन्थ में चैप्टर थर्ड, जिसमें हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आयंस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, आइए जानते हैं कि ये आयंस क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं और जिनके पास कोई ना कोई चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। यानी वो कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से बने हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वो पार्टिकल आपके कहलाते हैं आयंस। ठीक है, आयंस वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि आपके पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम कहते हैं कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम लोग कहते हैं कैटायन और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम लोग बोलते हैं एनायन। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, यानी पॉजिटिवली चार्ज हैं अगर आपके मेटल्स या पार्टिकल्स तो वो आपके कैटायन कहलाएंगे, और अगर नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो आपके एनायंस कहलाते हैं। अब बात आती है वैलेंसी की। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी आपने पहले भी टेबल में देखी थी। तो वैलेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए आगे के टॉपिक्स में। आप अगर देखते हैं यहाँ पर सोडियम, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। पोटेशियम, इस पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। कॉपर आपका, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है। वही आप यहाँ देखते हैं हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कि एनाइंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ वाले जो आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं ये कैटायंस कहलाते हैं, और ये जो नेगेटिवली चार्ज हैं ये आपके एनाइंस कहलाते हैं। आई होप आपको आयंस के बारे में पता चल चुका होगा। और आयंस आपके दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन, उसके बारे में भी आपको जानकारी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मूलेस कैसे हम लिखते हैं, फॉर्मूलेस को लिखने का तरीका क्या है। तो सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का हमें फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है आप देखेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है। तो उन वैलेंसीज़ को उन एटम्स के नीचे इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो आप देखेंगे H1 हो जाएगा और Cl1 हो जाएगा। अब आप देखें 1 हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर HCl बन जाता है। एक और एग्ज़ाम्पल आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। सेकंड एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है 1, तो उसके नीचे लिख दी, और सल्फ़र की वैलेंसी होती है 2, तो वो हमने उसके नीचे लिख दी। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हाइड्रोजन के नीचे तो 2 आ जाएगा और सल्फ़र के नीचे 1 आ जाएगा, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये फॉर्मूला आपका हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर बन जाएगा। तो आई होप आपको जो है फॉर्मूलेस लिखने का तरीका यहाँ पर पता चल गया होगा।
इसीलिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वैलेंसीज आप यहाँ पर रिवाइज कर लें, याद कर लें उस टेबल से, ताकि आप इस टॉपिक को आसानी से कर सकें। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स तरीके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका है मॉलिक्यूलर मास। इसको हम लोग मोलर मास भी कह सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले का मोलर मास कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसका तरीका हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया है H2O यानी वाटर का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब आप यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब हम यहाँ पर ये 10 गलत लिख गया है, इसकी जगह 16 आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमने ऐड कर दिया। ऑक्सीजन एक ही है तो इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया है। फाइनली जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18U। यू मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास को मेज़र करने की एक यूनिट है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास किसी भी फॉर्मूले का निकाला जा सकता है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर HNO3 का। पहले मैं इसको रफ़ कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको भी कर लेते हैं। आप देखें HNO3 में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो आप देखें हाइड्रोजन का तो आपने 1 लिख दिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपने 14 लिख दिया, और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 में हमने 3 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हैं। इन सबको आपने फाइनली सॉल्व किया। जब आप इनको ऐड करेंगे फाइनली HNO3 का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 63। आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना भी फॉर्मूलेज़ का आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका कहलाता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटम तो बहुत छोटे होते हैं, उनको तो हम देख भी नहीं सकते, और उनको अगर हम लैब में इस्तेमाल करना चाहें तो वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उनका केमिकल लैब्स में, हमारी जो लेबोरेटरीज़ हैं उनमें एटम्स का यूज़ ना करके हम लोग मोल का यूज़ करते हैं। यानी कई सारे एटम जब एक साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक मोल। तो मोल का यूज़ जो है हम लोग लैब में कर पाते हैं और उनसे कोई नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मोल कंसेप्ट को आपको समझना है यहाँ पर कि जितने भी आपका एक मोल है, किसी भी एटम का एक मोल अगर हमने बनाया तो वो कितने एटम से मिलकर बनता है। तो 1 मोल आपका बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी कोई भी मोल है किसी भी एटम का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, ऑक्सीजन का अगर एक मोल है तो वो कितने एटम से मिलके बना होगा, हम कह सकते हैं वो मिलके बना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम से मिलकर। जब इतने सारे एटम एक साथ मिलेंगे तब एक मोल जो है आपका बनता है। आई होप आपको इतनी सी बात ये समझ में आई हो। केवल इतनी सी बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो यही आपका मोल कंसेप्ट कहलाता है। और ये जो नंबर है, वो नंबर अभी हमने सर्किल किया है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आपका एवोगैड्रो नंबर भी कहलाता है और इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोला जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल है इस पे बेस्ड वो
पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए। तो वो जब भी समय मिलेगा तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से क्लास रखूँगा, उसमें आपको वो न्यूमेरिकल्स करवा दूँगा। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।